और योगा से आप अपने लंग्स को, अपने हार्ट को बहुत बार डिजीज फ्री कर लेते हैं। स्पेशली अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो एंजियोग्राफी होना अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं कि यहाँ हार्ट का हो सकता है, तब तो फिर एंजियोग्राफी करनी चाहिए। कोविड के ट्रीटमेंट के टाइम में जो हमने देखा था कहीं कहीं पर एस्प्रिन से लोगों को कुछ बेनिफिट था, सीवियरिटी भी कम हुई थी और शायद कॉम्प्लिकेशन या डेथ रेट भी कम हुई थी, जो डेटा हम देखते हैं। तो जैसे हमारे ब्रेन में सप्लाई करने वाली जो नसें रहती हैं, गले से जाती हैं या ब्रेन के अंदर भी होती हैं, अगर उसमें कहीं कहीं छोटी वेसल्स में या बड़ी वेसल में कहीं पर भी खून का क्लॉट जमा हुआ, उसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है। एसिडिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और शायद यही वजह है जिसके कारण बहुत सारे हार्ट अटैक हम लोग मिस करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। आज हम मिलने जा रहे हैं एक हमारे खास मेहमान से जो कि बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है और ये है डॉक्टर दीपेश अग्रवाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, प्रोफेसर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इस समय काम कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का, जितने व्यूअर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर दीपेश, आज बहुत ही खास वजह से हमने आपको बुलाया इस पॉडकास्ट के लिए। मैं बहुत सालों से एलर्जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने पाया कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसका हम यूज़ करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन है, उसके ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ओवर यूज़ होने से या अवेयरनेस कम होने के कारण इसका बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। तो जो मेरी फिलॉसफी है ट्रीटमेंट की, वो ये है मिनिमम मेडिसिन और हम डाइट और लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से हम मरीजों को ठीक करें। इसी के क्रम में हमने सोचा कि आज हम कार्डियोलॉजी के मुद्दे पर हम बात करें, किस तरह से हार्ट के जो बीमारियां होती है इनसे हम बचें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पोस्ट कोविड में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को अचानक से हार्ट अटैक हो रहे हैं और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि यंग लोगों में 15-20 साल के बच्चे या 40 से 50 साल के बहुत सारे ऐसे लोग जो फिजिकली भी एक्टिव है, इनको हार्ट अटैक की हम सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है और ऐसा लगता है कि क्या ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, दर्शकों के लिए भी, कि वास्तव में ये हार्ट अटैक बढ़े हैं या ये अवेयरनेस है या मीडिया की पब्लिसिटी के कारण है। तो क्या सच है? एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जो आपका एक्सपीरियंस है, आप कृपया शेयर करें। आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है वैसे ये कि अभी पिछले कुछ टाइम से, कोविड के बाद से, ये तो सच है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं वो बढ़े तो हैं और इसमें बहुत तरह के व्यूज़ हैं। मतलब जो हम मीडिया के देखें, पब्लिक के आपस में, कि कुछ कहते हैं कि अवेयरनेस बढ़ गई है, शायद कोविड के बाद लोग टेस्ट ज़्यादा कराने लगे हैं, या उनको कुछ सिम्टम्स होते हैं तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए जाते हैं। तो बहुतों का ये भी मानना है कि शायद इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा डायग्नोस कर पा रहे हैं। पर एक इनमें जो भी है, चाहे अवेयरनेस बढ़ी है या इंसिडेंस प्रिवलेंस बढ़े हैं, केसेस तो बढ़ गए हैं। पर जो डिफरेंस जो हमको समझ में आ रहा है इस समय, इतने पिछले 3-4 सालों में, कि केसेस बढ़ना एक बात है, पर उसका जो एज ग्रुप है वो डेफिनेटली चेंज हुआ है। कोविड से पहले जो हम देखते थे वो यूजली ये रहता था कि जो 40 साल से ज़्यादा, 50, 60, 70 साल के लोग हैं, वो आते थे और उनमें सस्पेक्ट करते थे हम उनको और डायग्नोस भी करते थे। और यूजली 40 से कम एज के जो थे बंदे, वो इस तरह का सिम्टम्स लेकर भी कम ही आते थे। पर फॉर सम टाइम्स, स्पेशली पोस्ट कोविड, ये जो यंग क्रॉप है, स्पेशली 22, 24, 26, 28, 30 साल के लोग, जिसमें हम प्रोबेबली सस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, वो इस समय लोग बढ़ गए हैं। और जो पिछले 4-5 साल का जो मैं अगर डेटा देखता हूं, तो उसमें रियली कि कोविड के बाद ये इंसिडेंस बढ़ा है। तो डेटा, मतलब मैं व्यूअर्स के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि जो डेटा है, बहुत तरह का डेटा है, नेशनल और इंटरनेशनल, वो ये कह रहे हैं प्रोबेबली अवेयरनेस की वजह से बढ़ा है। पर चाहे अवेयरनेस भी हो, कहीं ना कहीं बढ़ा तो है। और कोविड के बाद जो MI का जो प्रिवलेंस और इंसिडेंस है, वो डेफिनेटली बढ़ा है। और हो सकता है उसमें कोविड एक फैक्टर हो, जिसको शायद अभी इन्वेस्टिगेशनल फेज में है, आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि उसकी वजह से है या नहीं है। तो डॉक्टर दीपेश, आपने बहुत सही कहा कि शायद कारण हमें पता नहीं हो, पर कहीं ना कहीं कोविड के बाद में ये चीज़ें बढ़ी है। Exactly. जो अब मेरी भी प्रैक्टिस रही है एलर्जी के पिछले सालों में, और मैंने भी ये पाया है कि कोविड इन्फेक्शन के कारण कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम है, इसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। और शायद ये बदलाव जो हमारे इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, हमारी बॉडी को ये चेंज करते हैं, उन्हीं के कारण संभवतः है। एग्जैक्टली। तो उसमें एक चीज और भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो कोविड के ट्रीटमेंट के टाइम में जो हमने देखा था कहीं कहीं पर, एस्प्रिन से लोगों को कुछ बेनिफिट था, सीवियरिटी भी कम हुई थी,
और शायद कॉम्प्लिकेशन या डेथ रेट भी कम हुई थी, जो डेटा हम देखते हैं। तो और कोविड के बाद जो पुरानी पैथोलॉजी जो समझ में आई थी वो ये लगा था कहीं ना कहीं थ्रोम्बोटिक इवेंट बढ़े थे उस टाइम पर, स्ट्रोक भी बढ़े थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी इन्फार्क्ट भी बढ़े थे और एमआई भी बढ़े थे और अलग अलग जगह पर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स से बढ़े थे। मे बी उसकी पैथोलॉजी स्लो फेज में बाद में चल रही है और थ्रोम्बोटिक इवेंट बढ़ रहे हो, तो पोस्ट कोविड शायद थ्रोम्बोटिक इवेंट बढ़ने की वजह से एमआई या स्ट्रोक ये सब चीजें बढ़ी, पॉसिबिलिटी है। तो जैसा कि डॉक्टर दीपेश आपने बताया कि जो थ्रोम्बोटिक इवेंट है, दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे हार्ट में जो खून का थक्का या खून के जमने की प्रक्रिया होती है, ये जब अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है तो जो हमारी सांस की नलियां हैं उसमें खून जम जाता है, उसमें रुकावट आती है। और जब इस तरह का किसी खास अंग में होता है तो उसके कारण जो ब्लड का फ्लो है उस अंग में पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता और इसके जो रिजल्ट होते हैं उसके स्वरूप में उस अंग से संबंधित हमें लक्षण आने लगते हैं। तो शायद हार्ट में भी इसका प्रभाव पड़ा होगा, बाकी अंगों में भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। बिल्कुल। तो उसमें जो आपने ये बोला उसमें एक कॉमन जो रहता है वो स्ट्रोक ब्रेन का। तो जैसे हमारे ब्रेन में सप्लाई करने वाली जो नसें रहती हैं गले से जाती हैं या ब्रेन के अंदर भी होती हैं, अगर उसमें कहीं कहीं छोटी वेसल्स में या बड़ी वेसल में कहीं पर भी खून का क्लॉट जमा हुआ उसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है। तो स्ट्रोक दूसरा लंग्स में जो पब्लिक में शायद कम उतना पता है आम पब्लिक को, पर ये एक फेटल कंडीशन होती है। जब फेफड़ों में ले जाने वाली जो नसें होती हैं अगर उसमें ब्लड का क्लॉट जम जाता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और उसमें भी एकदम से सांस भरना, बेहोशी छाना, लोग एकदम बेहोश होकर गिर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग इन्फार्क्ट, और वो भी एक डेडली कॉम्प्लिकेशन है, उससे सडन डेथ का रिस्क रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेडली होती हैं। इसके अलावा जो रहते हैं पाँव की नसों में हो गया, किडनी की नसों में हो गया, पेट की नसों में हो गया, इनमें कहीं पर भी खून का थक्का जम सकता है और उससे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। प्रोबेबली वो एक्यूट डेथ का कारण नहीं बनते हैं जो बाकी अंग में होते हैं, पर जो हार्ट और लंग्स हैं ये एक्यूट डेथ का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए इन पर हम लोग फोकस इमीडिएट करते हैं। फोकस तो उन पर भी करना है ऑब्वियसली, जो ज्यादा गंभीर है उसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। एग्जैक्टली। तो जैसे हार्ट अटैक की हमने बात करी, कई बार हम सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति को साइलेंट हार्ट अटैक हो गया। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या है और क्या इसके कोई वार्निंग साइन सिम्टम होते हैं? और दूसरी चीज, कई बार हम सुनते हैं कि पहले से जो नॉर्मल लोग होते हैं, प्रीवियसली हेल्दी लोग, उनमें भी हार्ट अटैक आता है। तो क्या ये संभव है? कितना संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही थी जो शायद उनकी अवेयरनेस नहीं रही, इस कारण से हुआ? तो एक्चुअली आपने दो सवाल एक बार में पूछ लिए। एक ये है कि साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक का मतलब ये हुआ कि हमको कुछ वार्निंग साइन आए नहीं, कुछ पता नहीं लगा, लेकिन वो हार्ट अटैक था। यूजुअली ये तब होता है जब हम किसी भी कंडीशन के लिए मेडिकल चेकअप कराने गए। जैसे मेरे पास आते हैं पेशेंट्स सर्जिकल डिपार्टमेंट से कि इनको फिटनेस चाहिए सर्जरी की, और जब उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगा शायद इनको पहले अटैक आया है। और पेशेंट से पूछो कि कभी कोई तुमको सीने में दर्द हुआ या अटैक की शिकायत थी, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब कभी नहीं थी। एग्जैक्टली। तो एक ये होता है कि आपको कार्डिक इवेंट तो हुआ, अटैक तो आया, पर शायद वो अननोटिस चला गया या उसके जो सिम्टम्स थे वो आपने नोट नहीं किए। जैसे कॉमन होता है कि हम लोग कहते हैं यार गैस हो गई पेट में, मे बी वो गैस ना होकर अटैक रहा हो, पर फॉर्चुनेटली इतना है कि उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, साइलेंटली चला गया, आपने दवाई ली नहीं ली और वो अपने चलता गया और आप हेल्दी हैं। एक तो ये होता है। दूसरा साइलेंट अटैक होता है जो हम कई बार सुनते हैं कि रात में सोते सोते पेशेंट एक्सपायर हो गए, सुबह सोकर नहीं उठे। उनको साहब पहले से तो कुछ नहीं था पर वो उठ नहीं पाए। तो एक ये भी साइलेंट अटैक हो सकता है जिसकी वजह से सडन डेथ की तरह प्रेजेंट करता है। तो ये साइलेंट अटैक इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली जो अटैक रहता है वो हम कॉमन कंडीशन में क्या रहता है, भाई सीने में दर्द है, या गले में दर्द हो गया, या सांस भर गई, इस तरह का जो हम लोग हार्ट अटैक मानते हैं। पर जब ये सिम्टम्स नहीं आते हैं किसी को और किसी और तरीके से प्रेजेंट करें, खासतौर से अगर पेट में दर्द करें जिसको हम गैस मानते हैं, वो साइलेंट अटैक हो सकता है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या प्रीवियसली हेल्दी लोगों में भी हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। और अब जो पिछले कुछ टाइम से जो पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हेल्दी लोग थे, उनको अटैक आया। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या कोई रिस्क फैक्टर था या पहले से बीमार थे, तो अब ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ पहले से बीमारी नहीं, ना तो उनको डायबिटीज, ना उनको ब्लड प्रेशर, पहले से कोई दवाई भी नहीं ले रहे थे, पर समहाउ फर्स्ट टाइम वो आए हैं चेस्ट पेन लेकर, उनको हार्ट अटैक डायग्नोस हो रहा है। कॉमन जो रहता है, जो हम आमतौर से देखते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज्यादा रहता है। और मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें साइलेंट अटैक होने का चांस ज्यादा होता है।
यूजली उनमें पेन नहीं होता है हार्ट अटैक के टाइम पर, और डायबिटीज उनका कंट्रोल है तब भी हो सकता है, अनकंट्रोल में ये चीज होने के ज्यादा चांस होते हैं। रीजन ये है कि डायबिटिक है, साथ में उनको संभवतः ब्लड प्रेशर, मोर देन 50% लोगों में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी उनका थोड़ा बहुत चेंज रहता है, तो इन सब की वजह से उनको ये हार्ट के कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं वो साइलेंट अटैक के शिकार होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर में और आते हैं, जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर की अपन अगर बात करें, तो आजकल जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर जो हम कॉमन यूज में लेते हैं, कहते हैं कि रिस्क फैक्टर है, उसमें डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, या अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं, बहुत बार घी तेल और बार बार फ्राई किया हुआ खाना, ये खाना, फाइबर्स फ्रूट्स कम खाना। इसके अलावा अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो शायद स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक वगैरह रहते हैं, रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा जो हम नोटिस नहीं करते, जिस पर हम बहुत ज्यादा वजन नहीं डालते हैं, वो रहते हैं स्ट्रेस। हमारी आम लाइफ में, चाहे वो फैमिलियल स्ट्रेस हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो पर्सनल स्ट्रेस हो, कई बार बच्चों में या यंग जनरेशन में देखते हैं उनको एग्जाम का स्ट्रेस है, उसकी वजह से ये अटैक आ गया, ये भी एक कॉमन चीज है। इन सब के अलावा एक और चीज है जिसपे तो बहुत ही कम ध्यान जाता है, वो है हमारी स्लीप पैटर्न। स्लीप एक ऐसी चीज है, वो शायद बहुत सारी चीजों के लिए रिस्क फैक्टर का काम करती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना, स्ट्रोक होना, हमारी याद रखने की क्षमताएं, फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं हो, और उसमें एक हार्ट भी एक शामिल है जिससे अटैक या इस तरह का रिस्क होता है। तो प्रॉपर स्लीप अगर नहीं है, या हम रात में 6 घंटे से लेकर 8 घंटे का ड्यूरेशन जो रहता है, ये हम ये मानते हैं कि नॉर्मल होनी चाहिए, पर अगर कोई 6 घंटे से कम सो रहा है, मोबाइल आजकल देखते हैं, एग्जैक्टली रात को मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, और अभी की लाइफस्टाइल में लगभग सभी लोग इसकी आदत के शिकार हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक मोबाइल लेकर रात में देखते रहेंगे, उन्हें पता नहीं लगा कब 2 बज गए रात के। तो अगर ये स्लीप प्रॉपर नहीं है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कार्डियक डिजीजेस के लिए। तो ऐसे लोग जिनको पहले कोई रिस्क फैक्टर थे ही नहीं, पर शायद उनमें स्ट्रेस या उनका स्लीप प्रॉपर नहीं होना या स्मोकिंग बिना बीमारी के भी, ये भी एक कारण बन सकते हैं हार्ट अटैक होने का। तो डॉक्टर दीपेश, आपने कई सारे रिस्क फैक्टर्स की बात करी, जिनमें शामिल है हमारी मेंटल हेल्थ, जिसमें स्लीप पैटर्न है, हमारे स्ट्रेस है, इसी के साथ लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम है जैसे कि स्मोकिंग, हमारी डाइटरी हैबिट्स, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, इन सभी पर हम और डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चेस्ट पेन को हम ऑलमोस्ट सिनोनिमस मानते हैं हार्ट अटैक से, और कई बार ऐसे होता है कि चेस्ट पेन है लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में शायद ये किसी और वजह से होता है। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें एक आम आदमी के लिए कि भाई ये चेस्ट पेन एक हार्ट का चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक का एक साइन है, और दूसरे जो अदर कारण है वो दोनों में कैसे हम फर्क ये करें? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, और मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं यहाँ पर, वो इसको ध्यान थोड़ा देने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि रिस्क किस में ज़्यादा है, हार्ट अटैक होने में या कुछ और होने में। से अगर किसी को गैस की शिकायत है, या हो सकता है मस्कुलर पेन हो, तो यूजली क्या रहता है, अगर कहीं चेस्ट में पेन है तो सर वो गैस का हो गया है या वो मसल का पेन है, हो सकता है। और मतलब हम सब यही दुआ करते हैं, ऊपर वाले से विनती करते हैं कि ये वो गैस का ही दर्द निकले या मसल के निकले, हार्ट का ना हो। बिल्कुल। पर रिस्क जो रहता है, अगर वो हार्ट का है, प्रोबेबली वो जानलेवा हो सकता है, और गैस का और मसल का दर्द जानलेवा नहीं होता है। तो कोई भी दर्द, सबसे पहली चीज, सीने में, नाभि के ऊपर पेट के हिस्से में, गले में, या हमारे शोल्डर्स में, या हमारे हाथ में, अगर इस तरह का कोई भी दर्द है, आप पहले उसको हार्ट का मानिए। तो यही मैं साथ साथ पूछना चाहूंगा कि आमतौर पे हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है, और हम अमूमन ये सोचते हैं कि लेफ्ट साइड में आपका समझ गया क्वेश्चन। ये जो लेफ्ट साइड का दर्द है वही हार्ट का है, राइट का है वो हार्ट का नहीं है, एकदम गलत। और कोई भी डॉक्टर या कोई भी वैद्य कोई ये कंफर्म होकर नहीं कह सकता कि नहीं ये हार्ट का ही है, नहीं ये गैस का है। हार्ट का दर्द लेफ्ट में कम होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। और खास तौर से आता है कि साहब जलन हो रही है, रात को मैंने बहुत मिर्ची का खा लिया था, या कुछ मसाले का खा लिया था, या भिंडी की सब्जी खा ली है, बहुत तरह के एग्जांपल होते हैं कि उसकी वजह से जो था ना जलन हो रही है। तो वो जलन जो है सेंटर ऑफ हार्ट में बहुत लाइकली है वो हार्ट का है। और अनफॉर्चुनेटली एसिडिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और शायद यही वजह है जिसके कारण बहुत सारे हार्ट अटैक हम लोग मिस करते हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं सिंकिंग फीलिंग। सिंकिंग फीलिंग मतलब अब बहुत लोग उसको पूरी तरह से बता ही नहीं पाते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है। उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूं मैं,
कि आपको क्या ऐसा फील हो रहा है कि आपको कहीं जल रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, चुभ रहा है, या कोई आपको काट रहा है, इस तरह की फीलिंग अगर कोई बोलता है तो ये यूजली हार्ट का नहीं होता। कभी चुभने वाला दर्द या कोई झंझनाहट हो रही है या कोई काट रहा है, इस तरह के दर्द यूजली कम होते हैं। पर अगर आप पूछोगे कैसा है तो एग्जैक्टली वो नहीं बता पाएगा कैसा है, कि कहीं ना कहीं इम्पेंडिंग डूम की बस कहीं सिंकिंग आ रही है, कि कोई सिंकिंग फीलिंग है, कुछ निकला जा रहा है, शायद ये वाले दर्द यूजली हार्ट के रहते हैं। पर हाँ, सेंटर ऑफ हार्ट में अगर कोई इस तरह से बोल रहा है कि किसी ने वजन रख दिया है, बहुत सारे पत्थर रख दिए हैं, तो फर्स्ट जो है वो हार्ट का है। इसके साथ में जो एक हार्ट के कॉमन जो है, अगर कोई बोलता है कि हाँ साहब सीने में दर्द है, सेंटर में है और वो गले में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, बहुत लाइकली ये हार्ट का है। या अगर वो हाथ में या शोल्डर में जा रहा है, स्पेशली अगर कुछ एक्सर्शन करते हैं, कुछ पैदल चलने में, काम करने में अगर हो रहा है, प्रोबेबली वो हार्ट का है। और इसके साथ एक बहुत टिपिकल होता है कि मैं थोड़ी दूर चलकर गया तब दर्द हुआ, और अगर मैं 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ दर्द खत्म हो जाता है। आराम आ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक हार्ट के दर्द की तरफ आपको ले जा रहा है। और वी कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग जो कहते हैं कि या अगर हॉस्पिटल में या कहीं किसी को दर्द हो रहा है, जीभ के नीचे रखने की टैबलेट आती है, आइसोडिल, सॉर्बिट्रेट, नाइट्रेट्स होते हैं, अगर उससे किसी को रिलीफ आ रहा है तो यूजली हम ये कहते हैं हार्ट के कारण है। तो इसी में डॉक्टर दीपेश मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने भी बताया कि इम्पेंडिंग डूम, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है हार्ट अटैक के बारे में, लेकिन कुछ मेरे मिलने वाले हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, और उनकी फीलिंग जो मैं समझ पाया, जो एक दो लोगों ने बताया कि एक बार बिल्कुल मृत्यु का डर या डेथ जिसका डर जो होता है, इम्पेंडिंग डूम, क्या आप कहना चाहते हैं कि उस तरह का कोई चीज़ है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब चेस्ट पेन होता है तो ज्यादातर मरीज उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या हम उनको कुछ शब्द दे पाए लोगों को कि जिससे वो एक ठीक से एक्सप्रेस कर पाए कि ये दर्द चेस्ट पेन के कारण जो दर्द है वो हार्ट अटैक का दर्द है? हार्ट अटैक का दर्द है। देखिए, ये एक बहुत गहरी चीज है इम्पेंडिंग डूम एक्चुअली, जो सीवियर कंडीशन रहती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट डेथ से पहले वाली जो फीलिंग आती है, शायद वो होती है इम्पेंडिंग डूम। और अगर उस तरह की फीलिंग किसी को हो रही है तो रियली वो एक सीरियस और मतलब अर्जेंट चीज है। तो एक जो सिंकिंग फीलिंग जो होती नहीं कि कुछ निकला जा रहा है, जो हमारे पुराणों में भी और उनमें भी बोलते हैं कि आत्मा निकल रही है, वो एक फीलिंग आती है और वो एक डरावनी फीलिंग होती है। पेशेंट के आप फेस से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि शायद वो बहुत डरा हुआ है। और इस तरह की फीलिंग हम लोगों को कई बार कुछ कुछ पेशेंट में मिलती है, और जब उनमें मिलती है तो शायद हम भी उतना ही डर जाते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कि एक जो फीलिंग की एक हमारी आत्मा शायद निकल रही है। और मैं कुछ एक्सपीरियंस, अब मतलब उतना तो शेयर करना डिफिकल्ट है, कुछ कुछ पेशेंट मेरे ऐसे रहते हैं जिनमें शायद उन पेशेंट्स को पहले से पता होता है कि उनके साथ अब नेक्स्ट कुछ मिनट्स में, कुछ घंटों में क्या होने वाला है। तो ये एक बहुत शायद एक विषय एक अलग है। और पर डॉक्टर दीपेश, यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैसेज भी दे दिया कि जब भी इस तरह की फीलिंग आए तो तुरंत हमें चिकित्सकीय सलाह, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि हम टाइमली डायग्नोस कर पाए कि हार्ट अटैक तो नहीं है। देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है, हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि टाइम इज मसल। टाइम इज मसल का मतलब ये हुआ कि जो हार्ट की मसल्स हैं, जो पंपिंग वाली मसल्स हैं, वो अगर एक बार उनमें ब्लड सप्लाई कम हुई, हार्ट अटैक हुआ, तो वो डैमेज होना शुरू होती है और वो बहुत फास्ट डैमेज होती है। और इसकी एक खराब बात ये है कि ये रीजनरेट नहीं होती। लिवर हमारा क्या है, अगर हमारा लिवर खराब हुआ, अगर हम काट भी देंगे तो लिवर रीजनरेट हो जाता है। लेकिन हार्ट की मसल्स ये है कि वो डैमेज होंगे तो रीजनरेट नहीं होंगी। अब हार्ट अटैक अगर किसी को हुआ है तो वो हार्ट की मसल्स डैमेज हो रही है, तो जितना जल्दी हम उस डैमेज को रोकें उतना बेनिफिशियल है हार्ट के लिए। तो जितना हम टाइम बढ़ाएंगे उसको रिकवर करने में, उतनी मसल्स हमारी डैमेज होंगी। तो टाइम इज मसल, जितना टाइम ज्यादा लगाएंगे उतनी मसल्स हार्ट की डैमेज होंगी। तो जितना जल्दी हम कराएंगे इलाज, जितना जल्दी हम उस पर फोकस करेंगे, उतनी हम हार्ट की मसल्स को रोक सकते हैं। तो अर्लियर इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आप मेडिकल हेल्प लें। अर्ली एंड क्विक डायग्नोसिस इज की। तो यहीं पे मैं कहना चाहूंगा कि जैसे डायग्नोसिस की हमने बात करी, और अक्सर डायग्नोसिस में साइन एंड सिम्टम तो एक चीज है, पर जब भी हार्ट अटैक की बात आती है तो हम लोग ईसीजी को एक बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और ज़्यादातर लोग, इवन इंक्लूडिंग मी, जो कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, और मेरे को लगता है कि जितने भी हार्ट अटैक होंगे ईसीजी में पकड़ में आएंगे ही आएंगे। और कई बार ऐसा देखा है कि ईसीजी में कहीं मिस हो जाते हैं हार्ट अटैक,
तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ईसीजी और हार्ट अटैक का क्या रिलेशन है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर मुकेश। क्या रहता है, डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनमें से जो अर्लीस्ट है, जो हम कहते हैं सबके पास होना चाहिए, वो एक फर्स्ट कहीं भी जाइए और अर्लीस्ट पॉसिबल एक ईसीजी करा लीजिए। नाउ ईसीजी में कुछ पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पर हम डायग्नोस करते हैं कि ये हार्ट का है या नहीं है। अगर वो चेंजेस हैं तब तो ये हो गया कि हाँ, आपके सिम्टम्स आपके ईसीजी से मैच कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी आपको हार्ट अटैक होने की, हार्ट के सिम्टम होने की बहुत ज्यादा है, आप उसका आगे ट्रीटमेंट कराइए। पर उसमें कुछ सेगमेंट ऐसा है जहां ईसीजी में चेंजेस नहीं आते, बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है ना, वो सेगमेंट भी अच्छा है। तो उसमें एक होता है एक्यूट, वो हमारी डेफिनेशन अलग अलग होती है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। तो ऑलमोस्ट मोर देन 20 to 30% पेशेंट्स में इवन अगर हार्ट अटैक माइनर या मेजर तरह का है, ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। तो ईसीजी डायग्नोसिस के लिए जरूरी तो है, पर सब कुछ नहीं है कि ईसीजी में अगर नॉर्मल है तो कुछ भी नहीं, हम घर चले जाएं, ऐसा नहीं है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट के और अगर हमको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि शायद ये हार्ट के हो सकते हैं, और अगर आपने ईसीजी कराया उसमें चेंजेस आ गए, तब तो वो एक कैटेगरी हो गई कि हाँ, आपके सिम्टम्स हैं, ईसीजी में चेंजेस हैं, आप आगे ट्रीटमेंट लीजिए। पर एक दूसरा सेगमेंट जहां आपको सिम्टम्स तो हैं पर आपका ईसीजी नॉर्मल हो रहा है, तब भी यू आर नॉट श्योर कि आपको कुछ भी नहीं है, वो भी हार्ट का हो सकता है। तो 30% या मोर देन 30% इवन उनमें सिम्टम्स और साइन आपको करते हैं डिपिक्ट कि हाँ, हार्ट का है, पर ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। उसके लिए अगर मान लीजिए ईसीजी नॉर्मल है तो यूजली हम क्या करते हैं, रिपीट ईसीजी कुछ टाइम इंटरवल के बाद, अगर सीवियर ज्यादा लग रहा है, आधे घंटे में 1 घंटे में रिपीट कराते हैं, क्या उसमें चेंजेस आने शुरू हुए, और नहीं तो फिर कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, बायोमार्कर्स, जो कुछ हार्ट अटैक होने के कुछ घंटे बाद वो भी आने शुरू होते हैं। तो अगर हम इमीडिएट चेस्ट पेन के तुरंत मिनट्स में ही चले जाएंगे, मे बी आपका ईसीजी नॉर्मल हो, ब्लड के टेस्ट भी नॉर्मल हो, पर वो विद टाइम जो है उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया, और शायद इसमें ये हमें ये भी समझ में आया कि ईसीजी जरूरी नहीं है कि एबनॉर्मल हो। जैसा आपने बताया कि 100 में से 30% ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है हार्ट अटैक होने के बावजूद भी। तो अगर किसी भी मरीज को अगर हार्ट अटैक के कुछ भी सिम्टम हैं और उनको लग रहा है कि ये हो सकता है, और अगर आसपास आपके पास केवल ईसीजी की सुविधा है, बाकी सुविधाएं नहीं है, तो तुरंत आपको नजदीकी बड़े सेंटर की तरफ रश करना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाए। नहीं, एक ईसीजी तो इमीडिएट वहां कराएं, ईसीजी कराएं एटलीस्ट। अगर उसमें मान लीजिए कुछ चेंजेस मिल जाते हैं तब तो फिर इधर उधर नहीं, इमीडिएटली आप सेंटर पे जाइए जहां ट्रीटमेंट होता है। पर अगर ईसीजी नॉर्मल भी है तब भी आप एकदम निश्चिंत होकर घर मत बैठिए कि नहीं साहब ईसीजी नॉर्मल आ गया, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। वो हार्ट का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। तो जैसे हमने डायग्नोसिस की बात करी, अब ईसीजी के बाद जो हमारा अगला नंबर आता है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का आता है। और आजकल बहुत सुनने में आता है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, अब किसी जमाने में जो एक टेक्निकल शब्द था, अब उतना टेक्निकल नहीं है, आम आदमी के मुंह से भी ये शब्द सुने जाते हैं, क्योंकि शायद बहुत कॉमन ये हो रही है। तो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, पर क्या ये एक बिजनेस एंगल के कारण ज्यादा हो रही है? क्या ये ज्यादा अवेयरनेस, बेटर डायग्नोसिस के कारण हो रहा है? और क्या शायद ये डाइट एंड लाइफस्टाइल जो हमारी चेंज हो रही है उसके कारण बढ़ रही है? तो आपका क्या टेक है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी पर? देखिए, एक चीज तो पक्का है कि पब्लिक में एक, आप कुछ भी कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए या मिथ्या कह लीजिए कि साहब वहां जाओगे वो तो एंजियोग्राफी करेंगे और छल्ला डाल देंगे। हाँ, मतलब स्टैंड की बात नहीं होती, वहां छल्ले की बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं पर रिस्क है तो उसको कंफर्म तो करना चाहिए कि क्या ये रिस्क जेन्युइन है या नहीं है। तो एंजियोग्राफी होना, अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं कि यहाँ हार्ट का हो सकता है, तब तो फिर एंजियोग्राफी करनी चाहिए। पर उसको रूटीन कर देना कि आपके सिम्टम्स एटिपिकल लग रहे हैं, कि एक से 24, 25, 28, 30 साल का लड़का आया हुआ है या कोई इस तरह का फीमेल आई हुई है, अगर वो पिन पॉइंट करके उंगली करके बता रहे हैं कि साहब यहाँ दर्द हो रहा है, ईसीजी नॉर्मल है, बाकी पैरामीटर नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी अगर कर रहे हैं तो मे बी वो इतना ज्यादा इंडिकेटेड ना हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। पर अगर कहीं आपको हाई रिस्क कैटेगरी मिल रही है, स्पेशली अगर कोई रिस्की पेशेंट है, जैसे ओबीज है, एल्डरली है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव, स्मोकर है, अगर उनमें चेस्ट पेन हो रहा है जो कि एटिपिकल भी हो सकता है, ईसीजी नॉर्मल भी हो, तब भी एंजियोग्राफी तो करा सकते हैं टू चेक कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो रहे हैं जो हमारा ऊपर दिख नहीं रहा है पर अंदर बहुत सीवियर डिजीज मिल सकती है। सो अगर मैं एग्जांपल दूं, जो मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, उसमें हर तरह के व्यू मिलते हैं मुझे। कई बार मैंने ऐसे पेशेंट का एंजियो किया जिसमें मैं खुद कन्विंस नहीं था
एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनके सिम्टम्स पूछे, इन्वेस्टिगेशन किए, रिस्क फैक्टर देखे, मुझे लगा नहीं नॉर्मल होगा, बट बिकॉज पेशेंट ने इंसिस्ट किया कि सर मुझे तो इसलिए भी करानी है कि मुझे स्ट्रेस बहुत रहता है हर समय कि इस बात का कि हार्ट के अंदर ब्लॉक है, आप तो चेक कर लो क्या है। उसमें जब किया तो टू बी सरप्राइज्ड उसमें ब्लॉक निकला। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि शायद ये तो हमें सस्पिशन का लेवल थोड़ा हाई रखना चाहिए, जिससे के लिए हम टाइमली डायग्नोज कर पाए, क्योंकि अगर नॉर्मल आ गई तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। एग्जैक्टली। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बोला है, नॉर्मल आ गई। क्या है, अगर नॉर्मल आ गई तो दो फायदे हैं। एक तो अननेसेसरी मेडिसिन नहीं चलेंगी, अदरवाइज क्या होता है हम ये सोचते हैं कि हाँ शायद अंदर कुछ है, दवाइयां चलेंगी। दूसरा, पेशेंट को भी हमेशा एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस रहता है कि यार मेरे को तो हार्ट की बीमारी है, घर वाले, पेशेंट, सब फैमिली मेंबर वो भी रहता है। तो अगर आपको सिम्टम कोरिलेट कर रहे हैं, लग रहा है कि हार्ट का हो सकता है, व्हाई नॉट टू चेक, उसको चेक करके खत्म करें। अगर है शायद ये बीमारी का जो डर है उसका स्ट्रेस ही आपको बीमारी ना दे दे। एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो इसी में मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एंजियोप्लास्टी की जब हम बात करते हैं, तो जो एंजियोग्राफी हम करते हैं कितने ब्लॉक के बाद होना चाहिए? इसमें कुछ ऐसा है कि एक वेसल डिजीज, दो वेसल डिजीज, या परसेंटेज में हम दर्शकों के लिए थोड़ा कुछ आप बताएंगे? इम्पोर्टेंट है, मैं व्यूअर्स को बताता हूँ। एक्चुअली एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर जहां पर हम बंद नस को खोलने का काम करते हैं, वो एंजियोप्लास्टी है। उसमें हम स्टेंट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो अगर हम एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, सिंपल उसको हमने ओपन कर दिया। अब ओपन कब करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका सवाल है कि उसमें कितना ब्लॉक हो, कितनी नसों में ब्लॉक हो, कब करें। तो अभी तक ऐसा मतलब बहुत फर्म ये नहीं है कि नहीं इसमें करें या नहीं करें, बट यस, अगर ब्लॉकेज जो है अगर हमको 70% या उससे ज्यादा मिल रहा है, जो 3 नसें हम कॉमन बोलते हैं हार्ट की, एक हार्ट की होती है मेन नस जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट मेन, अगर उसमें 50% या उससे ज्यादा ब्लॉक है तो उसको खोलना चाहिए। और अगर उसके बाद की जो नसें आ रही हैं, 3 ब्रांचेस हैं, अगर उनमें 70% या उससे ज्यादा ब्लॉक और अगर हमको लग रहा है कि हाँ शायद ये रीजन है इसके पेन का, उसको खोल देना चाहिए। नाउ अब ये सवाल है कि हम 1 करें, 2 करें, 3, इट डिपेंड्स एक्चुअली। अगर लग रहा है कि छोटा साइज है, अननेसेसरी चेस्ट खोलने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको 1 में, 2 में, तीनों में भी कर सकते हैं। बट यस, इसमें एक जरूर ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और अगर उसमें ज्यादा लंबे लंबे ब्लॉक हैं तो हमको मेटल ज्यादा लंबा डालना पड़ेगा। तो प्रोबेबली उसका दोबारा से ब्लॉक होने का रिस्क एज कम्पेयर टू शॉर्ट स्टेंट, छोटे स्टेंट के कंपेरिजन बढ़ जाता है, ज्यादा होगा। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क रहता है। पर अदरवाइज अगर कोई एक्यूट सिचुएशन है जहां पेशेंट चेस्ट पेन लेकर आ रहा है, हार्ट अटैक लेकर आ रहा है, ऑन गोइंग चेस्ट पेन है, एमआई चल रहा है उसको अभी एक्यूट, उसमें तो इमीडिएटली जो भी नस बंद है उसको एटलीस्ट खोलना है, जिससे ब्लड सप्लाई आगे मेंटेन हो। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, टाइम इज मसल, तो आपने बहुत बार सुना होगा, या सुना क्या मतलब हर किसी के साथ सभी लोगों के मुंह पे रहता है कि वो तो फटाफट करते हैं, टाइम भी नहीं देते हैं, सोचने का भी टाइम नहीं देते हैं। उसका रीजन जो रहता है वो हम लोगों के दिमाग में ही रहता है कि जितना जल्दी करेंगे उतना हार्ट की मसल्स को हम बचा लेंगे। इसीलिए रहता है फटाफट बताओ, अभी बताओ कि तुरंत खोल दें उसको, एटलीस्ट ब्लड सप्लाई तो नीचे जाए और हार्ट को हम बचा पाए। तो एक 2 चीजें हैं, हमारा सोचने का व्यू रहता है कि अर्लीस्ट पॉसिबल जितना भी उतना खोलें। शायद उन लोगों को उतना अच्छे से समझा नहीं पाते हैं उस इमरजेंसी के टाइम पर, उनको लगता है कि फटाफट कर दिया। तो यहाँ डॉक्टर दीपेश आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैसेज दिया है कि चूंकि हार्ट एक एंड ऑर्गन है, ब्रेन, हार्ट और किडनी हमारे 3 एंड ऑर्गन है जिनका रीजनरेशन नहीं होता। मतलब कि एक बार जो भी डैमेज इनमें हो गई उसको रिकवर नहीं किया जा सकता चाहे हम कुछ भी कर लें। जबकि दूसरे ऑर्गन है जैसे हमारा लिवर है, उसमें रीजनरेशन हो जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इन अंगों में डैमेज होने से रोकें। तो टाइमली जो इंटरवेंशन है हार्ट में, जब एंजियोग्राफी करते हैं उसके बाद टाइमली एंजियोप्लास्टी आपके डैमेज को प्रिवेंट कर सकती है, जो फर्दर डैमेज होने वाला है उसको। तो टाइमली एंजियोप्लास्टी होना बहुत जरूरी है, ये आपने हमें मैसेज दिया। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल हम बहुत सुनते हैं कि योग का, नेचुरोपैथी का और इसका, और बहुत सारे लोग उसको इस तरह के क्लेम करते हैं कि एंजियोप्लास्टी हमने नहीं करवाई और हमने यौगिक चिकित्सा को कराया या हमने नेचुरोपैथी का इस्तेमाल किया और उससे ठीक हो गया। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डाइट, लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन से या कुछ नेचुरोपैथी द्वारा बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बिना एंजियोप्लास्टी के भी हम डिजीज को, रिस्क को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है इसमें? सबसे पहले तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा, मैं इस चीज को बहुत फॉलो भी करता हूं और इस पर बिलीव भी करता हूं कि ये सब चीजें हैं और इनसे बेनिफिट होता है। अगर हम पुराने जाएं, अपने शास्त्रों में जाते हैं, तो उस टाइम पर तो कुछ ही एंजियोप्लास्टी या कुछ सर्जरी वगैरह नहीं होती, तो इसको हम शल्य चिकित्सा बोलते हैं।
तो पुराने एंशियंट टाइम में आयुर्वेदा और जो हमारे योग हैं, इससे इतने ज़्यादा पूरे शरीर में, नॉट ओनली हार्ट, अगर आप देखो, आपकी फील्ड की बात करूं, चेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा रोल होता है उसका, तो ब्रेन है, चेस्ट है, हार्ट है, एब्डोमेन है, उनके सबके अलग अलग पैरामीटर हैं और सबके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं योगा से और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। सो होने के बाद हम करें, उससे बेटर ये है कि होने से पहले हम करें, कि हम कुछ ऐसा करें कि आपको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। श्योर। और योगा से आप अपने लंग्स को, अपने हार्ट को बहुत बार डिजीज फ्री कर लेते हैं। स्पेशली अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। जो लंग्स के अंदर डेड स्पेस होता है, जहां पर CO2 भरी पड़ी, ऑक्सीजन जा ही नहीं पा रही है, उन एल्वियोलाई को खोलेंगे आप, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। जब ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है लंग्स के थ्रू हार्ट में, बाकी शरीर में, वहां भी ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगा। जब वहां पहुंचेगा तो डिजीज अपने आप कम होगी। दूसरा, ये जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ रहता है, जब हम करते हैं तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के काम आता है। तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों योगा से कंट्रोल होते हैं। आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपनी हार्ट रेट को, बेसल हार्ट रेट को कम कर सकते हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो अगर डेली सुबह या शाम जब भी टाइम मिले, आप अगर योगा किसी भी फॉर्म में, चेस्ट में, किसी में करेंगे, आप अपने हार्ट को डिजीज होने से वैसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं, और हार्ट के साथ साथ ब्रेन को भी कर सकते हैं। और इनसे बहुत बार देखा गया कि जब हम ये करते हैं तो इससे डायबिटीज, क्योंकि योगा अगर आप प्रॉपर करेंगे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। वेट रिडक्शन के लिए तो जो रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या आपका शुगर बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वो आप रिस्क फैक्टर कम करेंगे तो आपकी हार्ट डिजीज अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि योग एवं प्राणायाम खास तौर पर बहुत ही हेल्पफुल है कार्डियक डिजीज में, और अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी शायद वो आपको काफी कुछ हेल्प करेगी, लेकिन आपको चिकित्सीय सलाह तो समय समय पर लेनी ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये था पार्ट 1 और इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे पार्ट 2 में। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और अगला पार्ट जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वो भी वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।